हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल रिच स्टडी में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। अब आइए हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हम लोग का टॉपिक है इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और उनके मुख्यालय। ये इसका दूसरा वीडियो है, पहला वीडियो आ चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जाके देखिए। उसमें हम लोगों ने बात किया था यूनाइटेड नेशन के बारे में। किसके बारे में बात हुई थी? यूनाइटेड नेशन के बारे में बात हुई थी। उसमें हमने ये बताया था कि यूनाइटेड नेशन क्या है, कैसे वर्क करता है और इसकी स्थापना कैसे हुई थी, इसके प्रमुख अंग क्या क्या हैं, इसके बारे में वहाँ पे बात हुई थी फर्स्ट वीडियो में। ये उसी का दूसरा पार्ट है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि यूएन के कितने अंग हैं। तो यूएन के हमने बता दिया था कि 6 अंग हैं। यूनाइटेड नेशन के 6 अंग हैं। कौन कौन सा? महासभा। कौन कौन सा? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। तो आज की वीडियो में मेन टॉपिक यही है। इनको हम लोग कवर करेंगे कि महासभा क्या होता है, इनका क्या काम होता है, सुरक्षा परिषद क्या होता है, इनका क्या काम होता है, आर्थिक सामाजिक परिषद क्या होता है, न्यास परिषद क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या होता है और सचिवालय सेक्रेटरीट क्या होता है। हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, महासभा। तो महासभा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जनरल असेंबली। क्या कहते हैं? जनरल असेंबली। यह संयुक्त राष्ट्र की एक ऐसी संस्था है, एकमात्र ऐसी संस्था है जिसमें सभी देश के सदस्य होते हैं। जितने संयुक्त राष्ट्र में सदस्य देश हैं, तो ये एक ऐसी संस्था है कि जिसमें यूनाइटेड नेशन में जितने देश होंगे सब इसके सदस्य होंगे। तो यूनाइटेड नेशन में 193 कंट्री हैं। कितने हैं? 193 कंट्रीज हैं। और ये सभी पार्ट होंगे किसके? जनरल असेंबली के, महासभा के। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसको विश्व की लघु संसद भी बोला जाता है, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय रूल रेगुलेशन है वो यहीं पे बनाया जाता है, महासभा में, जनरल असेंबली में। ठीक है, इसलिए इसको लघु संसद भी बोला जाता है। प्रतिवर्ष सितंबर में महासभा का सम्मेलन होता है। तो हर साल जो सितंबर महीना होता है उस महीने में महासभा का बैठक होता है या सम्मेलन होता है। ठीक है, महासभा का अध्यक्ष कौन है? वोल्केन बोचकिर। कौन है? वोल्केन बोचकिर है। कहाँ के रहने वाले हैं? तुर्की के रहने वाले हैं। टर्की। कहाँ के रहने वाले हैं? तुर्की के रहने वाले हैं। इनका कार्यकाल 1 साल का होता है। इनका कार्यकाल कितने साल का होता है? 1 साल का होता है। जो महासभा है वो संयुक्त राष्ट्र का मुख्य अंग है, मुख्य पार्ट है, मेन पार्ट है, मुख्य प्रतिनिधि अंग है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र के अंतर्गत आने वाले सभी विषयों पर विचार करना और जो भी अंग हैं, कितने अंग हैं? 6, उनसे जो भी क्वेश्चंस आते हैं उन पे उनका समाधान करना, उन पे विचार करना। ये मेन काम होता है किसका? महासभा का, जनरल असेंबली का। तो समझ में आ गया काम क्या होता है इनका, कि संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र में जो भी बातें लिखी गई हैं उसको सभी से फॉलो करवाना, मनवाना, और जो भी क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग अंग से, अभी 6 अंग हैं, सबके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो उनके क्वेश्चंस पे विचार करना, उनका समाधान ढूंढना। तो जनरल असेंबली हो गया। अब आते हैं दूसरे अंग पे, जिसका नाम है सिक्योरिटी काउंसिल। जिसका नाम क्या है? सिक्योरिटी काउंसिल का काम क्या होता है? विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना परिषद का मुख्य काम होता है। किस परिषद का? सुरक्षा परिषद का या सिक्योरिटी काउंसिल का। घोषणा पत्र के तहत सभी सदस्य सुरक्षा परिषद के निर्णयों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। तो घोषणा पत्र में ये कहा गया है कि जितने भी यूनाइटेड नेशन के सदस्य देश होंगे वो सभी सुरक्षा परिषद की बातों को मानने के लिए बाध्य होंगे। तो टोटल कितने कंट्री हैं? सदस्य राष्ट्र कितने हैं? 193 हैं। ये सभी जो हैं सुरक्षा परिषद के निर्णयों को मानने के लिए बाध्य हैं। यह एकमात्र ऐसी संस्था है जिसके आदेश को संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों को मानना ही पड़ता है। यह एक ऐसा संस्था है जिसके आदेश को संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों को मानना ही पड़ता है। तो टोटल 193 है, तो लगभग पूरे वर्ल्ड की कंट्री आ गई इसमें। तो ये जो कहेंगे उनको मानना पड़ेगा। अब आते हैं
इनके सदस्यों के बारे में जान लेते हैं, कितने इनके सदस्य होते हैं। तो सुरक्षा परिषद में कुल 15 देश हैं। कितने देश हैं? 15 देश हैं, जिसमें से 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। इसमें टोटल 15 देश हैं, जिसमें से 5 अस्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। तो 5 अस्थायी देश कौन कौन से हैं, इनको देख लेते हैं। चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। 5 अस्थायी सदस्य कौन से हैं? चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। इन 5 देशों के पास एक विशेष प्रकार की वोटिंग पावर होती है। ये जो अस्थायी सदस्य हैं, इनके पास क्या होता है? एक विशेष वोटिंग पावर का अधिकार होता है। उस वोटिंग पावर को कहते हैं वीटो अधिकार। उस वोटिंग पावर को क्या कहते हैं? वीटो अधिकार। वीटो अधिकार मतलब कि राइट टू वीटो कहा जाता है। देखते हैं कि वीटो क्या होता है, वीटो पावर क्या होता है। वीटो पावर के अनुसार इन 5 देशों में कोई भी देश सुरक्षा परिषद द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय के पक्ष में अगर वोट नहीं करता है तो निर्णय मान्य नहीं होगा। वीटो अधिकार कहता है कि जो अस्थायी सदस्य हैं वो सुरक्षा परिषद के किसी भी बात से अगर सहमत नहीं हैं या उस बात के पक्ष में वोट नहीं करते हैं तो बात नहीं मानी जाएगी। ऐसे समझिए कि सुरक्षा परिषद कोई निर्णय लेता है तो टोटल 5 कंट्री हैं अस्थायी में, तो 4 कंट्री ने सिग्नेचर उस निर्णय पे कर दिया, लेकिन जो 5वां कंट्री है वो उस सिग्नेचर पे, उस घोषणा पत्र पे या उस निर्णय पे सिग्नेचर नहीं किया, तो वो घोषणा पत्र या वो निर्णय मान्य नहीं होगा। मतलब कि मान्य करने के लिए 5 देशों की सहमति की आवश्यकता पड़ती है। तो यही वीटो पावर का मेन काम होता है, यही वीटो पावर होता है। जैसे कि अभी लेटेस्ट में हम लोग देखते हैं तो पाकिस्तान को हमेशा चीन वीटो पावर का इस्तेमाल करके सिक्योरिटी काउंसिल में बचाता रहता है। ठीक, तो ये तो हो गया अस्थायी सदस्य के बारे में। अब आते हैं अस्थायी सदस्य। तो 15 थे, 5 अस्थायी हो गए और 10 अस्थायी सदस्य होंगे। तो 10 देशों की अस्थायी सदस्यता दी गई है। 10 देशों को क्या दिया गया है? अस्थायी सदस्यता दी गई है। ठीक है, हर साल 5 अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। हर साल 5 अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं और इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। और इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का होता है। अब ये 10 अस्थायी सदस्य किस किस कॉन्टिनेंट से आते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो एशिया कॉन्टिनेंट से 2, अफ्रीका से 3, दक्षिणी अमेरिका से 2, पूर्वी यूरोप से 1, पश्चिमी यूरोप से 2 या किसी अन्य क्षेत्र से चुने जाते हैं। तो 10 हैं टोटल। कौन कौन से ये 10 कहाँ कहाँ से आते हैं, इनके बारे में और देख लेते हैं। एशिया से 2, अफ्रीका से 3, दक्षिण अमेरिका से 2, पूर्वी यूरोप से 1, 2 कहाँ से आते हैं? पश्चिमी यूरोप या अन्य क्षेत्र से चुने जाते हैं। तो ये तो बात हो गई अस्थायी सदस्य की। अब आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है इसके अंदर। जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं उनकी नियुक्ति के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। तो जो किसी को अगर सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य बनना है किसी देश को, तो जितने जनरल असेंबली में मेंबर्स होंगे उनका 2/3 बहुमत मिलेगा, तभी वो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बन सकेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे भारत को अस्थायी सदस्य बनना है तो सुरक्षा परिषद में जितने मेंबर्स हैं, कितने मेंबर्स हैं? 193 हैं। सुरक्षा परिषद में नहीं, महासभा में, जनरल असेंबली में जितने सदस्य हैं उसका 2/3 बहुमत उनको मिलना चाहिए, तभी वो अस्थायी सदस्य बन सकते हैं। किसके? सुरक्षा परिषद के। अस्थायी सदस्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? अस्थायी देशों का प्रतिनिधित्व महासभा करती है। कौन करता है? जनरल असेंबली, महासभा करती है। अस्थायी सदस्य चुनने का उद्देश्य क्षेत्रीय संतुलन बना रहे। अस्थायी सदस्य को क्यों चुना जाता है? ताकि क्षेत्रीय संतुलन बना रहे। क्षेत्रीय संतुलन कहने का मतलब है कि मान लो 5 अस्थायी सदस्य हैं तो ये उन्हीं तक सीमित ना रहे सुरक्षा परिषद। ठीक है, इनको जो है पूरे वर्ल्ड में जो है फैलाया गया है ताकि काम करने में आसानी हो। ठीक है, इसीलिए अस्थायी देशों को, अस्थायी सदस्यों को चुना जाता है। ठीक है, भारत जो है 2020 में सुरक्षा परिषद में 8वीं बार अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। भारत जो है 2020 में
भारत जो है 2020 में 8वीं बार अस्थायी सदस्य चुना गया है सुरक्षा परिषद में। तो इसका कार्यकाल कितने साल का होता है? 2 साल का होता है। तो इसका मतलब जो भारत है इसका कार्यकाल 2022 तक होगा। कब तक होगा? 2022 तक। यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, 2022 तक होगा। तो 3 हो गए। अब आगे चलते हैं अगले अंग पे, अगले भाग पे यूनाइटेड नेशन के। वो कौन सा है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। कौन सा है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये क्या होता है? इसकी स्थापना 1945 में हुई। कब हुई? 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें कितने देश हैं? 54 देश हैं। कितने देश हैं? 54 देश हैं, 54। इनके अध्यक्ष कौन है? मुनीर अकरम। कहाँ के रहने वाले हैं? यूएसए के। कहाँ के रहने वाले हैं? यूएसए के। इनका कार्यकाल कितने साल का होता है? 1 साल का होता है। इनका कार्यकाल कितने साल का होता है? 1 वर्ष का होता है। और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितने साल का होता है? 3 साल के लिए होता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। जो अध्यक्ष हैं, जो अध्यक्ष जी हैं, उनका कार्यकाल 1 साल का ही होता है। 1 साल के बाद अध्यक्ष जी बदल जाएंगे या फिर उनको दोबारा चुना जाएगा। लेकिन जो सदस्य हैं, जैसे 54 देश हैं, तो 54 देश अगर कोई सदस्यता प्राप्त कर लिया कोई एक कंट्री, तो 3 साल तक उसका सदस्यता रहता है। ठीक है। तो सदस्य का कार्यकाल 3 साल का होता है और अध्यक्ष का 1 साल का होता है। इनका मेन काम क्या होता है? आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर बातचीत करना। इनका मेन काम क्या होता है? आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर बातचीत करना और अन्य देशों से सिफारिश करना इनका काम होता है। किस पे? पर्यावरण के मुद्दों पर भी अन्य देशों से ये बात करते रहते हैं। ठीक है। यह परिषद ये अपना काम कैसे करते हैं ये देखते हैं। ये परिषद अपना कार्य विभिन्न प्रकार के आयोगों, अस्थायी समितियों और संस्थाओं के माध्यम से पूरा करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कंट्री में पर्यावरण से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ये क्या करेंगे? जो वहाँ के आयोग होंगे, जो वहाँ की अस्थायी समितियाँ होंगी या जो संस्था होंगे, उनके माध्यम से ये पर्यावरण पे बात करेंगे। ठीक है। यह एक अस्थायी संस्था है, परंतु इसके 1/3 सदस्य हर साल मुक्त होते हैं। तो ये जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ये क्या है? एक अस्थायी संस्था है, परंतु जो इसके सदस्य हैं वो 1/3 हर साल मुक्त होते हैं। टोटल कितने हैं? 54 का 1/3 हर साल मुक्त होते हैं, फिर उनकी जगह पे कोई और आता है। आई होप क्लियर हो रहा होगा। अब चलते हैं अगले पार्ट पे। अगला अंग कौन सा है यूनाइटेड नेशन का? देखते हैं। अगला है ट्रस्टशिप काउंसिल। अगला कौन सा है? ट्रस्टशिप काउंसिल, न्यास परिषद इसको हिंदी में कहा जाता है। इसकी स्थापना भी 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 1945 में हुई थी। यह सुरक्षा परिषद के 5 सदस्यों से मिलकर बना है। कितने सदस्यों से मिलकर बना है? 5 सदस्यों से मिलकर बना है। इसका काम क्या है? अभी जो है निष्क्रिय है। इसका काम विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों की मदद करना। इसका काम क्या था? जो विकसित देश थे उनसे विकासशील देशों की मदद करना। लेकिन ये 2011 से निष्क्रिय है। कब से है? 2011 से निष्क्रिय है। ठीक है। तो ट्रस्टशिप काउंसिल हो गया। अब अगले चलते हैं अगले पार्ट पे, जो कि यूएन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। वो कौन सा है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कौन सा है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसकी स्थापना कब हुई थी? 3 अप्रैल 1946 को। इसकी स्थापना कब हुई थी? 3 अप्रैल 1946 को। 3 अप्रैल 1946 को हुआ था। यह जो है यूनाइटेड नेशन का प्रमुख न्यायिक अंग है। इसकी भाषा क्या है? अंग्रेजी और फ्रांसीसी। इसकी भाषा क्या है? अंग्रेजी और फ्रांसीसी। तो हमने बताया था कि यूनाइटेड नेशन में 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, लेकिन रीडिंग और राइटिंग में केवल 2 भाषाओं का यूज होता है, अंग्रेजी और फ्रांसीसी। उसी तरीके से यहाँ भी अंग्रेजी और फ्रांसीसी का ही यूज हो रहा है रीडिंग और राइटिंग में। हेग, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? हेग में। हेग कहाँ है? नीदरलैंड्स के नीदरलैंड्स में है। ठीक है ना। हेग कहाँ है? नीदरलैंड्स में। इसका मुख्यालय हेग में है। हेग के पीस पैलेस में है। ठीक है। हेग के पीस पैलेस में। और हेग कहाँ पे है? नीदरलैंड में है। ठीक। एकमात्र संस्थान है जो कि न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। ये एक ऐसा संस्थान है, टोटल 6 हैं, 5 का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, लेकिन जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? हेग नीदरलैंड में। कहाँ पे है? हेग नीदरलैंड में है। तो एक ऐसा संस्थान है, यह एकमात्र ऐसा संस्थान है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने जज होते हैं? 15 होते हैं। और एक ही राष्ट्र के 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं। मतलब कि अगर भारत से कोई न्यायाधीश गया है तो
फिर दोबारा भारत से कोई न्यायाधीश उस समय नहीं जा सकता है, मतलब कि एक देश से एक बार में एक ही न्यायाधीश जाते हैं। आई होप क्लियर हो रहा होगा। अब संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा चुना जाता है, मतलब कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज होते हैं, जो 15 जज होते हैं, वो कैसे चुने जाते हैं? जब संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद की बैठक होती है, उनके द्वारा ये चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा इनको चुना जाता है। इनका कार्यकाल कितने साल का होता है? तो जज होंगे, उनका कार्यकाल 9 साल का होता है, 9 वर्ष का होता है। और इनका काम क्या होता है? ये कानूनी मामलों में संयुक्त राष्ट्र को सलाह देना इनका मुख्य काम होता है। जो भी कानूनी मामले होते हैं, जो भी लॉ बनते हैं, उसको रेगुलेट करने के लिए ये क्या करते हैं? सलाह देते हैं किसको? यूनाइटेड नेशन को। तो आई होप क्लियर हो रहा होगा सब कुछ यूनाइटेड नेशन के बारे में। आगे चलते हैं, कुछ और देखते हैं। तो टोटल 15 न्यायाधीश की बात हुई है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। ये कहाँ कहाँ से आते हैं? तो अफ्रीका से 3 आएंगे, पूर्वी यूरोप से 2, लैटिन अमेरिका और कैरेबियान देशों से 1-1, मतलब कि 2 हो गए, एशिया से 3 और पश्चिमी यूरोप या अन्य राज्यों से 5। तो 15 न्यायाधीश कहाँ से आए? अफ्रीका से 3, पूर्वी यूरोप से 2, लैटिन अमेरिका से और कैरेबियाई देशों से 2, एशिया कॉन्टिनेंट से 3 और पश्चिमी यूरोप या अन्य राज्यों से 5। तो भारत का इसमें क्या रोल है, इसको भी देख लेते हैं। तो आईसीजे मतलब कि आईसीजे मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारतीय न्यायाधीश कितने हुए थे और अभी कौन है? तो दलवीर भंडारी जो हैं 27 अप्रैल 2012 से न्यायालय के सदस्य हैं। दलवीर भंडारी 27 अप्रैल 2012 से न्यायालय के सदस्य हैं। इनके पहले कौन रह चुके हैं? रघुनंदन स्वरूप पाठक, ये कब थे? 1989 से लेकर 1991 तक। नागेंद्र सिंह कब से कब तक थे? 1973 से लेकर 1988 तक। कब से कब तक? 1973 से लेकर 1988 तक। और सर बेनेगल राव भी आईसीजे के सदस्य रह चुके हैं। इनका कार्यकाल 1952 से 1953 1 साल का था। तो ये हो गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब आगे चलते हैं सेक्रेटेरिएट क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा देखते हैं। सेक्रेटेरिएट का मतलब क्या होता है? सचिवालय का काम क्या होता है? दिन भर के कामों का निपटारा करना, ठीक है। तो सचिवालय का मुख्य सचिव, सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? मुख्य सचिव यानी एंटोनियो गुटेरेस की बात हो रही है। कार्यकाल कितने वर्ष का? 5 वर्ष का होता है। तो पहले ही वीडियो में हमने बता दिया था, जो महासचिव होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इनका काम क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र के प्रतिदिन कार्यों का निवारण करना। जैसे कि मान लो संयुक्त राष्ट्र में जो भी वर्क होते हैं वो प्रतिदिन इनका निवारण करते हैं। जो भी काम होता है उनका प्रतिदिन पर डे निवारण किया जाता है। यही सचिवालय का मेन काम होता है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जितने भी यूनाइटेड के पार्ट्स हैं 6, उनको हम लोगों ने अच्छे से जान लिया है। अब देखते हैं कि यूएन जो है, यूनाइटेड नेशन, इसके क्या क्या प्रमुख कार्य हैं। तो क्या क्या इसके कार्य हैं? 5 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, पूरे वर्ल्ड में शांति और सुरक्षा कायम करना इनका प्रमुख कार्य है। मानव अधिकारों की सुरक्षा करना, ह्यूमन राइट्स जो हैं उनकी सुरक्षा करना। सतत विकास को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय कानून, जो ये कानून बना रहे हैं वो उसको बढ़ावा देना, ठीक है। और मानवीय सहायता प्रदान करना। और क्या है 5वां? मानवीय सहायता प्रदान करना। और देखते हैं यूएन के बारे में कुछ बातें। यूएन के क्षेत्रीय केंद्र, अब यूएन का मुख्यालय तो न्यूयॉर्क में है, लेकिन इसके कुछ क्षेत्रीय केंद्र हैं जो अलग अलग जगह पे इसके ऑफिस हैं। ऐसे समझिए, ऑफिस बना रखा है उन्होंने कि अलग अलग क्या है, ऑफिस बना रखा है। कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला अफ्रीका में कहाँ पे है? केन्या में, केन्या के नैरोबी में है। और इथोपिया में कहाँ पे है? अदीस अबाबा में। तो अफ्रीका में 2 जगह है, नैरोबी और अदीस अबाबा। नैरोबी कहाँ पड़ता है? केन्या में। और अदीस अबाबा कहाँ पड़ता है? इथोपिया में, ठीक है। अमेरिका में तो पता है न्यूयॉर्क में है। और सेंटियागो कहाँ है? चिली की कैपिटल है, वहाँ पे है। एशिया में कहाँ पे है? बैंकॉक, थाईलैंड में। बैंकॉक कहाँ है? थाईलैंड में। यूरोप और मध्य एशिया की बात हो रही है तो 3 जगह हैं। कहाँ पे? जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है, वियना में है जो कि ऑस्ट्रिया में है, और हेग नीदरलैंड में है। अभी हेग हमने देखा था ना, हेग का मुख्यालय, हेग में कौन सा मुख्यालय था? किसका मुख्यालय था? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। तो मेन
जो यूरोप और मध्य एशिया में है 3 जगह हैं। कहाँ कहाँ पे? जिनेवा में, वियना में और हेग में। तो जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। वियना कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रिया में। और हेग कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में। मध्य एशिया के मामले भी यही 3 केंद्र संभालते हैं। जो मध्य एशिया में जो भी मामले होते हैं यही 3 केंद्र इनको संभालते हैं। मध्य पूर्व क्षेत्र में आ जाएंगे तो बेरूत। बेरूत क्या है? लेबनान की कैपिटल है। तो बेरूत कहाँ पे है? लेबनान में है, जो कि कैपिटल है। तो ये इनके क्षेत्रीय केंद्र हो गए यूएन के, ठीक है, यूएन के ऑफिस हो गए अलग अलग कॉन्टिनेंट में कह लीजिए। तो यूएन के बारे में सारी बातें कंप्लीट हो गई 2 वीडियो के अंदर। इससे ज़्यादा यूएन के बारे में या डिटेल में आपको कहीं नहीं मिलेगा, और इससे बाहर क्वेश्चंस भी यूएन से रिलेटेड नहीं जा सकता है। बस इसको क्या करना है, एग्जाम के समय जो भी करंट अफेयर है उससे रिलेट करके इसको देखना है बस। तो यहाँ पे मैं कोशिश किया हूँ कि यूएन से जितनी भी बातें हैं सब कवर कर लिया जाए और आप लोगों को बता दिया जाए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर यूट्यूब चैनल को करिए। यूट्यूब चैनल का नाम है ऋषि स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।